सब्सक्राइब। जो दूसरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है वो है फायर रेस्क्यू का। हम लोगों की इमलाक को कैसे बचाते हैं। किसी भी वजह से हमारी प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है आग लगने की वजह से, तो आग बुझाने के लिए फायर डिपार्टमेंट 1122 के अंदर ही एक डिपार्टमेंट है। बाद में इसी लेक्चर के बाद जैसे सीनियर आ जाते हैं आपको तमाम गाड़ियाँ विज़िट कराई जाएंगी। थर्ड है कि कोई भी बिल्डिंग गिर जाती है, कोलैप्स कर जाती है, वो अर्थक्वेक की वजह से या किसी भी वजह से, डिज़ास्टर का डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, तो उसके लिए इसी के डिपार्टमेंट के अंदर अलहदा से डिपार्टमेंट मौजूद है। फोर्थ है वाटर रेस्क्यू। सैलाब आने की वजह से, वालेकुम सलाम, ले जाएं, जो इफ़ेक्टेड एरिया हैं रेस्क्यू 112 की टीमें वहाँ पे जाती हैं, और जो लोग फ्लड सर्वाइवर होते हैं या जो लोग फ्लड इफ़ेक्टेड होते हैं हम उनकी मदद करते हैं, उन्हें फ्लड एरिया से निकालते हैं और रिहेबिलिटेशन करते हैं, उनकी पनाह गाहों का इंतज़ाम करते हैं, फूड का इंतज़ाम करते हैं, कब तक, जब तक वो सैलाब ख़त्म नहीं हो जाता और वो लोग अपने घरों को लौट नहीं जाते। इसी तरह बर्ड एनिमल्स के हवाले से भी रेस्क्यू 1122 काम कर रही है। इसी डिपार्टमेंट में ऐसे समझ लें कि वो तमाम छोटे छोटे विंग मौजूद हैं जो हमारे इस खित्ते को, इस ज़मीन को सेव कर रहे हैं, चाहे वो लाइफ के हवाले से है, चाहे वो एनवायरनमेंट के हवाले से है, और चाहे वो हमारी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से हैं। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सर, कोई अगर बंदा काम करना चाहे इस डिपार्टमेंट में तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी और क्या एज लिमिट क्या है? हाँ बिल्कुल, अगर आप मेडिकल की फील्ड में आना चाहते हैं तो आपके पास FSC और मेडिकल का कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए। वो B फार्मेसी हो सकती है, D फार्मेसी हो सकती है। आप MBBS हैं जो डिस्ट्रिक्ट को हेड करते हैं, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट या किसी भी डिस्ट्रिक्ट को जो लोग हेड करते हैं वो MBBS होते हैं। इसके अलावा जो हमारा ऑपरेशनल स्टाफ है, जो लोग गाड़ियों पे ड्यूटी कर रहे हैं, उनमें पैरामेडिक्स मौजूद हैं, वो B फार्मेसी का हो सकता है, क्लिनिकल का हो सकता है। अच्छा, अब तक इससे पहले जितने भी लोग हमारे डिपार्टमेंट में हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा तादाद है वो है क्लिनिकल असिस्टेंट की। लेकिन अब जो न्यू चेंजेज आई हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जितनी भी डिग्रीज़ करवाई जाती हैं वो अवार्ड के साथ मैच नहीं करती। आप कहीं ज़िंदगी में आपको जाने का मौका मिले कहीं भी बाहर, तो वो कहते हैं कि इक्वलेंस सर्टिफिकेट लेके आएँ, कि जो आपकी पाकिस्तान में एजुकेशन है वो अबाउट के कंट्री, जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं वो आपकी सर्टिफिकेट डिग्री उस डिग्री के साथ मैच कर रहा है। तो क्लिनिकल के सबसे ज़्यादा लोग हमारे पास आए, लेकिन जब वो वाला असम्बली में या लेजिस्लेशन की गई तो क्लिनिकल वाले लोग मैच नहीं कर पा रहे थे। अब ये इशू आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि क्लिनिकल वाले नहीं लेंगे, कम अज़ कम डिस्पेंसर या B फार्मेसी होना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेशनली ये डिप्लोमा नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है। ये VTI का एक खुद साख्ता बनाया हुआ, आप समझ लें कि जितने भी अदारे काम कर रहे हैं हर इंस्टीट्यूट ने अपने अलहदा से सर्टिफिकेट बना दिए हैं, अपनी इजारादारी कह लें या उन्होंने अपनी डिग्रीज़ बेचनी है। बस हाँ, यूँ ही समझ लें कि एक लमसम स्किल है, लेकिन वो इतनी नहीं है कि आप लोगों की ज़िंदगी बचा सकें, बिल्कुल रिकगनाइज नहीं है। सेकंड, फायर के हवाले से DAE डिप्लोमा कोई भी, इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो, सिविल का हो, वो आपके पास होना ज़रूरी है। चाहे आप डिज़ास्टर के लिए काम करना चाहते हैं या फायर के लिए, तो आपके पास DAE होना चाहिए। थर्ड है कंप्यूटर, वायरलेस ऑपरेटर, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड डिपार्टमेंट है। जब आप लोग कॉल करते हैं, कॉल कभी किसी गाड़ी को नहीं जाती, कॉल के लिए नीचे आपको विज़िट करवा दिया जाएगा, कंट्रोल रूम मौजूद है। आप मुल्तान में कहीं से भी कॉल करेंगे, मुल्तान सिटी से करते हैं, सदर से करते हैं, जलालपुर, शुजाबाद, कहीं से भी कॉल करेंगे, जो 1122 की कॉल है वो मुल्तान कंट्रोल को आएगी। जब मुल्तान कंट्रोल कॉल रिसीव करेगा वो आपसे डाटा कलेक्ट करेगा। डाटा कलेक्ट करने के बाद या तो वायरलेस सिस्टम के ज़रिए या थ्रू कॉन्फ्रेंस कॉल, हर गाड़ी में एक सेल मौजूद है, मोबाइल मौजूद है, जो ऑपरेटर बैठा है, एजेंट बैठा है, वो आपकी कॉल गाड़ी के साथ गाड़ी को ट्रांसफ़र कर देगा। फिर गाड़ी का नुमाइंदा गाड़ी ऑफिस से निकल जाती है। हमारा टाइम है 7 मिनट रिस्पांस टाइम हमने देना होता है, एवरेज की बात करते हैं। किसी एमरजेंसी में गाड़ी 1 मिनट में भी पहुंच सकती है, 1 मिनट से पहले भी पहुंच सकती है, और किसी एमरजेंसी पे टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, सपोज़ ये कह लें कि 10 मिनट। जब हम एवरेज की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 7 to 8 मिनट हमारा रिस्पांस टाइम है।
विद इन 30 सेकेंड गाड़ी ऑफिस से मूव कर जाती है, इससे ज़्यादा लेट नहीं हो सकती। आपने कॉल की, जैसे एजेंट ने डाटा रिसीव किया उसने अपनी कॉल गाड़ी को ट्रांसफ़र कर दी। ट्रांसफ़र करने के बाद कॉल गाड़ी के स्टाफ को मसूल होने के 30 सेकेंड में गाड़ी ऑफिस से मूव कर जाती है। अब वो आपसे डाटा भी कलेक्ट कर रहा है और गाड़ी ऑन दी वे सफ़र भी कर रही है। क्लियर है? सर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस डिपार्टमेंट में? मैं एज ए मास्टर ट्रेनर या ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर काम कर रहा हूँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही हैं कि जितने भी ट्रेनिंग विंग्स हैं, जितने डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग करवाते हैं, चाहे वो PLSP भेज दें सर को आज। सर जैसे आपने फ्लड का बताया कि Yes. आप जहाँ फ्लड है वहाँ की जगह आप इवैक्यूएट करते हैं, तो जो आप दूसरी जगह पे वो मूव करते हैं तो वो जगह आपने ऑलरेडी पहले से डिसाइड की हुई होती है या फिर आप गवर्नमेंट से वो जगह ये अपील करते हैं? बिल्कुल, बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि अगर कहीं भी फ्लड आ जाता है, सैलाब आ जाता है, तो हमने वो जगह ऑलरेडी पहले प्लेस की होती है कि हमने लोगों को जो फ्लड सर्वाइवर हैं उन्हें फैसिलिटीज़ कहाँ प्रोवाइड करनी है। बेसिकली जब भी आप रेस्क्यू सर्विसेज की बात करते हैं या रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं, तो जो एंड टाइम होता है हमारे पास वो होता है 3 डेज़ का। आप कहीं पे भी मौजूद हैं, चाहे इंसानी अप्रोच है या नहीं, विद इन 3 डेज़ वहाँ पे हेल्पर्स ने पहुँचना है। जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर दी जाती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हम इफ़ेक्टेड एरिया से निकाल के उन्हें सेफ प्लेस पे लेके आते हैं। अब जो बंदा सेफ प्लेस पे आ रहा है उनके पास इतने अप्रोच या इतनी फैसिलिटेशन होती है कि 1, 2, 4 घंटे के लिए वो अपने फूड आइटम, ये हमारा एक ना पेपर लगा हुआ है, ये बेसिकली इसी हवाले से बाद में देखना कि कहीं पे भी इंसिडेंट आता है जो हम लोग ट्रेंड करते हैं केडरे के लिए, तो हम उनको बताते हैं। टीम्स बनाई हुई हैं, सेट कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पांस टीम के हवाले से हमारा एक पूरा प्रोग्राम है और हर यूनियन काउंसिल्स में हमारे नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद हैं। हमने उन्हें ट्रेंड किया हुआ है और ये वाली सारे इंडिकेटर, ये हदायत हमने उन्हें बताई हुई हैं कि अगर आपके एरिया में रेड अलर्ट हो जाता है, कोई भी डिपार्टमेंट आपको कॉल करता है, वहाँ आके ऐलान करवा देता है, अनाउंस करवाता है कि आपके एरिया में इमरजेंसी होने वाली है, तो आपके पास वो कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि आपके पास बेबीज़ कितने हैं, पेशेंट कितने हैं और यंग एज लोग कितने हैं। उनके जब आपने सेफ प्लेस पे जाना है तो आपके पास इतना वाटर और फूड होनी चाहिए कि आप 1-2 दिन, कम से कम 3 दिन सर्वाइव कर सकें, क्योंकि एंड डे जो हम कहते हैं कि रेस्क्यू सर्विसेज 3 डेज़ में पहुँच गए। अस्सलाम वालेकुम सर।